अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये क्या है? ये एक क्रोनिक रिलैप्सिंग रेमिटिंग नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है कॉलन की। ठीक है, जो कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें सुपरेटिव यानी पस वाली अल्सरेशन हो जाती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कॉलन की। ठीक है, जिस तरह क्रोहन डिजीज़ माउस टू एनएस किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है, लेकिन ये अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ कॉलन में होती है। वहाँ पर बार बार होने वाली क्रोनिक रिलैप्सिंग रेमिटिंग इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है कॉलन में, जिसकी वजह से फिर सुपरेटिव अल्सर्स बन जाते हैं पूरे कॉलन के म्यूकस मेम्ब्रेन में। ठीक है, इसका इंसिडेंस 5 से 10 पर 1 लाख पर ईयर है। 10 से 40 वालों में होता है। फीमेल्स में ये ज़्यादा होती है। ये वाली जो है ना, स्मोकर्स में इतनी नहीं होती अल्सरेटिव, लेकिन क्रोहन ज़्यादा हो रही थी स्मोकर्स में। ठीक है, अब ये भी कुछ उसी तरह के सेम फैक्टर्स लिखे हुए हैं टेबल में जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं, कुछ जेनेटिक कुछ एनवायरमेंटल। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा रिवाइज कर देते हैं। जेनेटिक में ज्यूइश पीपल में ज़्यादा होती है डिजीज़। 10% जो है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं, या एटलीस्ट 1 क्लोज रिलेटिव होगा जिसको IBS हुई होगी। आइडेंटिकल ट्विंस में ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑटो इम्यून थायरोइडाइटिस अगर इसमें पेशेंट को साथ हो सकती है, या SLE भी साथ हो सकती है। ठीक है, HLA-DR 103 एसोसिएटेड विथ सिवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, उसमें सिवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस होगी जिसका HLA-DR 103 होगा। इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम वाले पेशेंट जिनका HLA-B 27 है, तो उनको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस होता है, ये हमने डिस्कस किया। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो लोग लो रेजिड्यू हाई रिफाइंड शुगर खाते हैं डाइट में, तो उनमें ज़्यादा होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस स्मोकर्स में कम कॉमन है, क्रोहन वाली ज़्यादा कॉमन है स्मोकर्स में। और अपेंडेक्टमी जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस से प्रिवेंट करती है। अगर किसी ने अपेंडेक्टमी करवाई है तो वो प्रिवेंट करेगी अल्सरेटिव कोलाइटिस से। तो है तकरीबन सेम ही फीचर, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पढ़ लिया क्योंकि वही रिवाइज हुए हैं, हमने पहले ही क्रोहन। अब इसकी थोड़ी सी पैथोलॉजी समझते हैं। ये जो डिज़ीज़ है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये रेक्टम को इन्वॉल्व करती है। क्रोहन हमने कहा था रेक्टम को इन्वॉल्व नहीं करेगी, और ना ही वो रेक्टम को इन्वॉल्व कर रही थी। और उसमें अगर पेरी एनल डिजीज़ हमें मिले तो हम कहते हैं क्रोहन डिजीज़ है। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस रेक्टम को इन्वॉल्व करेगी, रेक्टोसिग्मोइड को भी करेगी, और पूरे लेफ़्ट साइड के कॉलन को, या पूरे के पूरे होल कॉलन को ये इन्वॉल्व करती है। ठीक है, जो रेक्टम और सिग्मोइड का रेक्टोसिग्मोइड रीजन होता है ना, वहाँ पर ज़्यादातर ये होगी। प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस कहते हैं इसको। 50% केसेस में इस रीजन को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो रही है, प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस ज़्यादातर ये इसी तरह मैनिफेस्ट करती है। इसके अलावा 30% लोगों को लेफ़्ट साइडेड कोलाइटिस होगा, जो रेक्टम को, सिग्मोइड और डिसेंडिंग कॉलन को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, डिसेंडिंग लेफ़्ट पे होता है ना, तो उसको भी इन्वॉल्व करेगा। 20% को पूरा कॉलन इन्वॉल्व होगा, तो उसको हम कहेंगे टोटल कोलाइटिस। ये डिस्टल टर्मिनल इलियम को भी इन्वॉल्व कर सकती है। जब पेशेंट का इलियोसिकल वाल्व इनकॉम्पिटेंट हो, तो उसको हम कहेंगे बैक वॉश इलियाइटिस। ठीक है, जब इलियम को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब मैक्रोस्कोपिकली इसको हम देखेंगे तो इसका म्यूकोज़ा हमें रेड किस्म का इन्फ्लेम्ड नज़र आता है, और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लीडिंग आराम से ईजीली हो जाती है। इन्फ्लामेशन के साथ ब्लीडिंग भी होगी, जबकि क्रोहन में हमें ब्लीडिंग नहीं मिल रही थी। मैसिव ब्लीडिंग, परफोरेशन भी हो जाए फिर भी मैसिव ब्लीडिंग क्रोहन में नहीं थी। यहाँ है। अब यहाँ कह रहा है सिवियर डिजीज़ के साथ इसमें एक्सटेंसिव अल्सरेशन होगी। साथ वाला जो एडजेसेंट म्यूकोज़ा है वो हमें इन्फ्लामेटरी पॉलिप्स की तरह नज़र आएगा। वहाँ डीप अल्सर्स की वजह से कोबलस्टोन लग रहा था क्रोहन में, यहाँ डीप अल्सर्स की वजह से पॉलिप साथ में लग रहे हैं, इन्फ्लामेटरी पॉलिप्स हो ऐसा लगेगा। फल्मिनेंट डिजीज़ जो है मोस्ट ऑफ द म्यूकोज़ा लॉस्ट हो जाता है, उसमें बस थोड़े बहुत कुछ आइलैंड ऑफ एडिमेटस म्यूकोज़ा रह जाएंगे, और टॉक्सिक डायलेशन हो जाएगी कॉलन की। माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखेंगे तो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट नज़र आएगा, क्रिप्ट्स में एब्सेस होगी, और गोबलेट सेल्स भी डिप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, उसमें नंबर 1 पर्सिपिटेटिंग फैक्टर्स फॉर रिलैप्स आर इमोशनल स्ट्रेस से रिलैप्स होता है, इंटरकरेंट अगर इन्फेक्शन हो, गैस्ट्रो एंटेराइटिस, एंटीबायोटिक्स के यूज़ से, और एनसेड्स से भी रिलैप्स होगा। दूसरा ये कि पहला जो अटैक होता है वो ऑफन इसका सिवियर होता है, और उसके बाद जो डिज़ीज़ है उसमें एक्सरसर्बेशंस होंगी और रेमिशंस होंगी।
अल्सरेटिव कोलाइटिस का हॉलमार्क भी आपको पता होना चाहिए, वो है ब्लडी डायरिया। डिज़ीज़ जो है ये माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट या सीवियर, बेस करता है उसके क्लिनिकल फीचर्स पे और उसके लैब पैरामीटर पे। माइल्ड डिज़ीज़ होगी तो क्या होगा, ग्रेजुअल ऑनसेट होगा डिज़ीज़ का, इनफ्रीक्वेंट डायरिया यानी 4 स्टूल से कम स्टूल्स होंगे रोज़ाना पर डे, और साथ में इंटरमिटेंट रेक्टल ब्लीडिंग और म्यूकस होगा। अर्जेंसी टिनेसमस यानी ऐसे महसूस होगा इनकम्प्लीट बॉवल एम्प्टिंग हुई है, अभी वॉशरूम जाना है, इनकम्प्लीटली एम्प्टी हुआ है, उसको कहते हैं टिनेसमस। तो माइल्ड डिजीज़ इस तरह से प्रेजेंट करेगी। और माइल्ड डिजीज़ में जो लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट है वहाँ पे क्रैम्प्स होंगे जो डिफिकेशन से रिलीव हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसमें सिग्निफिकेंट एब्डोमिनल टेंडरनेस हमें नहीं मिलती, ठीक है, सिर्फ क्रैम्प्स हैं लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट। अब मॉडरेट डिजीज़ किस तरह प्रेजेंट करेगी, इसमें ज़्यादा सीवियर डायरिया होगा, फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग होगी, वहाँ इंटरमिटेंट हो रही थी ना, यहाँ फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग, यहाँ इसमें मॉडरेट में एब्डोमिनल पेन और साथ टेंडरनेस भी होगी लेकिन सीवियर नहीं होगी, थोड़ा बहुत माइल्ड फीवर, अनीमिया और हाइपोएल्बुमिनीमिया होगा। सीवियर डिजीज़ में फिर क्या होगा, रोज़ाना पर डे पेशेंट को 6 से 10 बार ब्लडी डायरिया आएगा, सीवियर अनीमिया हो जाएगी, हाइपोवोल्यूमिया में चले जाएगा, हाइपोवोलीमिया, और उसकी जो न्यूट्रिशन है इम्पेयर होगी विथ हाइपोएल्बुमिनीमिया। इसमें अब एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस दोनों मौजूद होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्लिनिकली मैनिफेस्ट करेगी। और लास्ट जो फुलमिनेंट टाइप है यानी सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग जो इसका अटैक होता है, जिसमें क्या होगा, एग्जॉस्टिंग डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, यानी सिवियर किस्म का एग्जॉस्टिंग डायरिया होगा, पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसके कॉलन की टॉक्सिक डायलेशन हो जाएगी जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक मेगा कॉलन, शॉक में जा रहा है एक तरह से पेशेंट तो उसको टेकीकार्डिया, हाई फीवर, और इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन और टेंडरनेस होगी। ये जो है ना एक मेडिकल इमरजेंसी है क्योंकि पेशेंट जो है वो कॉलन की परफोरेशन की वजह से मर भी सकता है, ठीक है, सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग फल्मिनेटिंग टाइप ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस में। उसके बाद क्रोनिक टाइप है। क्रोनिक टाइप के क्लिनिकल फीचर क्या है, अगर क्रोनिक कोलाइटिस है तो उसमें बॉवल परमानेंटली डैमेज हो जाता है, क्रोनिकली है ना, काफ़ी टाइम से, तो उसमें क्योंकि फाइब्रोसिस हुई है तो वो डैमेज हो गया है, और एक रिजिड सख्त किस्म की ट्यूब की तरह ये एक्ट करेगा कॉलन, यानी ना तो ये फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर पाएगा प्रॉपरली, ना ही ये फीकल रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करेगा, बस एक ट्यूब बन गई है क्योंकि कम्प्लीटली ये डैमेज हो गया, उसमें फाइब्रोसिस हो गई है, ठीक है, क्रोनिक में। और उसमें फीचर क्या कॉमन होगा, पेशेंट को हर वक्त परसिस्टेंट डायरिया होगा, ठीक है, क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अब ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें डिजीज़ सिवियरिटी असेसमेंट लिखी हुई है इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर माइल्ड होगा और या सिवियर होगा, माइल्ड है तो उसमें डेली बॉवल फ्रीक्वेंसी लेस देन 4 होगी, सिवियर है तो बार बार उसको मोर देन 6 टाइम जो है बॉवल फ्रीक्वेंसी है। ब्लड इन स्टूल जो है प्लस या माइनस होगा माइल्ड डिजीज़ में, लेकिन सिवियर में ट्रिपल प्लस, ठीक है। स्टूल में वॉल्यूम कितना है, ग्राम पर 24 आवर, तो माइल्ड डिजीज़ में लेस देन 200 ग्राम जो है स्टूल वॉल्यूम होगा, लेकिन सिवियर में मोर देन 400 ज़्यादा स्टूल वॉल्यूम है। पल्स को कंपेयर करेंगे, माइल्ड डिजीज़ में लेस देन 90 होगी लेकिन सिवियर में मोर देन 90। टेम्परेचर कंपेयर करें, माइल्ड डिजीज़ में टेम्परेचर नहीं होगा, पेशेंट नॉर्मल फीवर नहीं है, लेकिन सिवियर में मोर देन 37.5 यानी 2 डेज़ आउट ऑफ 4 उसको बुखार रहेगा। सिग्मोइडोस्कोपी पे आपको नॉर्मल या ग्रैन्युलर सा म्यूकोजा नज़र आएगा, लेकिन सिवियर में ब्लड होगा लूमेन में। एब्डोमिनल एक्सरे नॉर्मल होगा माइल्ड में, उसमें डायलेटेड बॉवल होगा। हीमोग्लोबिन में माइल्ड में नॉर्मल है, सिवियर में बहुत ज़्यादा कम हो गया, 10 से कम। ESR सिवियर में 30 से ज़्यादा होगा, माइल्ड में कम होगा। सीरम एल्बुमिन सिवियर में लेस देन 3 होगा यानी हाइपो एल्बुमिनीमिया, लेकिन माइल्ड में अभी मोर देन 3.5 होगा, ठीक हो गया। अब फिर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन हमने क्रोहन डिजीज़ वाले टॉपिक में डिस्कस कर ली थी, सेम ही है इसकी और अल्सरेटिव और क्रोहन डिजीज़ की, वही एक्स्ट्रा GIT मैनिफेस्टेशंस होगी। लास्ट में इन्वेस्टिगेशन है, तो अब अल्सरेटिव कोलाइटिस की इन्वेस्टिगेशन भी तकरीबन सेम है, जैसे हम ब्लड CBC ESR करवा रहे हैं, उसमें अनीमिया, ब्लड CBC और ESR के अलावा स्टूल कल्चर करवाते हैं हम ताकि इन्फेक्टिव कॉज को एक्सक्लूड करें, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरिया भी हो रहा है तो इन्फेक्टिव कॉज हमने एक्सक्लूड करना है। इसके अलावा सिग्मोइडोस्कोपी में आपको जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के फीचर एंडोस्कोपी पे मिलते हैं, उसमें एक तो म्यूकोजा की वेस्कुलैरिटी लॉस हो जाती है, डिफ्यूज़ एरिथमा मिलता है,
फ्राइबिलिटी ऑफ द म्यूकोजा, प्रेजेंस ऑफ एक्सुडेट और उस एक्सुडेट में म्यूकस होगा, ब्लड और पस, अल्सर्स जो होंगे वो शैलो होंगे। फुल कोलोनोस्कोपी जो है आप परफॉर्म नहीं करोगे एक्यूटली इल पेशेंट में, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में अल्सरेटिव कोलाइटिस में परफोरेशन का रिस्क होता है, ठीक है। तो फुल कोलोनोस्कोपी नहीं करेंगे। प्लेन एक्सरे एब्डोमेन अगली इन्वेस्टिगेशन है। आप प्लेन एक्सरे एब्डोमेन ऑब्टेन करते हो सिवियर कोलाइटिस में, ताकि कॉलोनिक डायलेशन के लिए आप देखते हो। जब ट्रांसवर्स कॉलन डायलेटेड होता है ना मोर देन 6 सेंटीमीटर, तो उसमें ज़्यादा जो है रिस्क होता है कॉलोनिक परफोरेशन का, और फिर उसकी वजह से सब्सिक्वेंट जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलन। तो हम प्लेन एक्सरे करते हैं, उसमें देखते हैं कॉलन की डायलेशन। इसके अलावा बैरियम इनेमा याद रखिएगा, ये हमने अक्यूट अटैक में कभी भी परफॉर्म नहीं करना जहाँ पे टॉक्सिक डायलेशन सस्पेक्टेड होती है, क्योंकि उसमें परफोरेशन का रिस्क होता है, ठीक है। तो अक्यूट अटैक में नहीं करेंगे। डबल कंट्रास्ट बैरियम इनेमा हमें सीवियरिटी और एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ शो करेगा। रेडियोलॉजिकल चेंजेस जो है ना वो हो सकते हैं ग्रैनुलर अपीयरेंस ऑफ द कॉलोनिक म्यूकोजा टू सीवियर अल्सरेशन भी हो सकती है। क्रोनिक केस में जो कॉलन है उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी विथ नैरोइंग ऑफ द लूमेन बिल्कुल फिर नैरो हो जाएगा। फिर कोलोनोस्कोपी है, ये भी इन्वेस्टिगेशन है। इसमें हमें एक्सटेंट और सीवियरिटी कोलाइटिस की पता चलेगी, क्योंकि बैरियम इनेमा जो है वो अंडर एस्टिमेट कर सकता है। इसके अलावा बायोप्सी भी आप लेते हो कोलोनोस्कोपी के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है जिसमें सूडो पॉलिप अल्सरेटिव कोलाइटिस में नज़र आ रहे हैं। डबल कंट्रास्ट बैरियम इनेमा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है म्यूकोजल सूडो पॉलिप्स जो एरोस से पता चल रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी है जो अराइज कर रहा है इन द डिसेंडिंग कॉलन। तो ये बैरियम इनेमा में हमें ऐसे नज़र आएगा। उसके बाद कुछ इस इन्वेस्टिगेशन को ही इसने समराइज़ किया है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। CPESR करवाया, स्टूल DR, कल्चर सेंसिटिविटी, सिग्मोइडोस्कोपी, प्लेन एक्सरे एब्डोमेन, बैरियम इनेमा, कोलोनोस्कोपी, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारा क्या बन सकता है? इन्फेक्शियस कोलाइटिस हो सकता है, अमीबिक कोलाइटिस, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज़, इंटेस्टाइनल नियोप्लाज्म, डायवर्टिकुलाइटिस या इस्केमिक कोलाइटिस भी हमारा डिफरेंशियल हो सकता है। तो अब अल्सरेटिव कोलाइटिस की कुछ कॉम्प्लिकेशन है। लोकली ये क्या कराएगा कॉम्प्लिकेशन? ये आगे वहीं पे लोकली स्टियोरेक्टल एब्सेस फॉर्मेशन करवाएगा, फिस्टुला इन एनो यानी एनल, या फिर रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, रेक्टम एंड वेजाइना के दरमियान। नंबर 3 फाइब्रस स्ट्रक्चर बन सकता है रेक्टम का या कॉलन का, कॉलन की परफोरेशन हो सकती है। नंबर 5 टॉक्सिक डायलेशन हो जाती है कॉलन की। सिवियर जो अक्यूट अटैक होता है ना उसमें ये होती है, और पेशेंट को कैसे मैनिफेस्ट होगा ये टॉक्सिक डायलेशन? उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी। आप प्लेन एक्सरे एब्डोमेन करवाओगे तो आपको डायलेट हुई हुई थिन वाल्ड कॉलन नज़र आएगी, जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा और वो गैस से फिल हुआ होगा, ठीक है। पेशेंट जो है वो सेटल नहीं होता 48 आवर में विथ हाई डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो इसलिए फिर आप एमरजेंसी में सर्जरी परफॉर्म करते हो, ठीक है। टॉक्सिक डायलेशन भी एक कॉम्प्लिकेशन है। नंबर 6 कार्सिनोमा ऑफ द कॉलन। 1% हर साल जो है ना आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस हर साल 1% इंसिडेंस होता है, ठीक है। यानी 20% रिस्क है 30 साल के बाद। अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज हो ये 30 साल के बाद 20% रिस्क है कि उसको कॉलन का कार्सिनोमा हो जाएगा। ये भी इसकी अल्सरेटिव। उसके बाद ये टेबल बना हुआ है जिसमें सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस गिवन है, ठीक है। उसी तरह जिस तरह हमने क्रोहन डिजीज़ में पढ़ी थी, यहाँ पर भी कुछ कॉमन जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में वो सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस है, तकरीबन सेम ही है सारी, ठीक है। अक्यूट आर्थराइटिस होगा जो मीडियम साइज़ के जॉइंट्स को अफेक्ट करेगा, सैक्रोइलियाइटिस होगा, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। डर्माटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन अल्सरेटिव कोलाइटिस में होती है एरिथेमा नोडोसम, ठीक है, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, ओरल एपिथेस अल्सर बनेंगे। ऑक्यूलर में पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस, आयराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस होगा। हेपेटिक और बिलियरी में उसको प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, जो मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस में होती है। गाल स्टोन्स भी कॉम्प्लिकेशन है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो जाती है। फैटी लिवर, पोर्टल पाइमिया एंड लिवर एब्सेस, एमाइलोइडोसिस, कोलेंजोकार्सिनोमा, ठीक है। रीनल कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को ऑक्सैलेट कैल्कुलाई होंगे, ये सिर्फ स्मॉल बावल क्रोहन डिजीज़ में होंगे, यानी इलियल क्रोहन की इलियल डिजीज़ में। अमाइलोइडोसिस होगा रीनल में, और यूरिट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रोहन में होगा। वैस्कुलर में DVT, पोर्टल या मेजेंट्रिक वेन थ्रोम्बोसिस।
दैट्स इट। अब ट्रीटमेंट आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। जो दो मेन ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं वो है कि हमने अक्यूट अटैक को और उस सिम्टमेटिक अटैक को जो है टर्मिनेट करना है। अक्यूट सिम्टमेटिक अटैक को टर्मिनेट करना है। दूसरा, हमने इस अटैक की रिकरेंस से प्रिवेंट करना है कि दोबारा ऐसा ना हो। तो हम कुछ जनरल मेजर देते हैं। पेशेंट को कहते हैं कि कैफ़ीन और जो गैस प्रोड्यूस करने वाली सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स, उनको अवॉइड करें। फ़ाइबर सप्लीमेंट अपना इंक्रीज़ करें, क्योंकि फ़ाइबर लेने से जो है ना डायरिया डिक्रीज़ होगा और उसके रेक्टल सिम्टम्स इंप्रूव होंगे, डिक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो फ़ाइबर बढ़ाए अपनी डाइट में। एंटी डायरियल ड्रग्स हम नहीं देते क्योंकि अक्यूट अटैक के दौरान नहीं देंगे। हाउएवर एंटी डायरियल ड्रग्स जो है ना, माइल्ड क्रोनिक सिम्टम अगर पेशेंट को है, माइल्ड है, काफ़ी टाइम से है, उसमें एंटी डायरियल इफ़ेक्टिव है, अक्यूट में हम नहीं देंगे। अब कुछ स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट है। सबसे पहले डिस्टल कोलाइटिस अगर हुई है, ठीक है, डिस्टल माइल्ड कोलाइटिस, जो यानी डिस्टल ये सिर्फ रेक्टम में है या रेक्टोसिग्मोइड तक कन्फाइंड है, तो उसमें हम एसाकोल जो ड्रग है, मिससालाजीन इनेमा, ठीक है, ये मिससालाजीन जो इनेमा आता है, ये 4 ग्राम बेड टाइम पे हम देंगे पेशेंट को। 3 से 12 हफ्ते तक हमने देना है और इसमें 75% पेशेंट्स जो है इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, 3 से 12 हफ्ते तक ये रोज़ाना रात को 4 ग्राम मिससालाजीन इनेमा लेगा। या आप हाइड्रोकोर्टिसोन इनेमा दे सकते हो 80 to 100 मिलीग्राम। ये मिससालाजीन से लेस इफ़ेक्टिव है। वो पेशेंट जो टॉपिकल को जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो फिर उनको हम खाने के लिए सिस्टेमिक स्टीरॉयड देंगे। माइल्ड टू मॉडरेट अगर कोलाइटिस है, यानी डिज़ीज़ एक्सटेंड कर रही है अबव द सिग्मोइड कोलन, अब ऊपर भी गई है, तो उसमें आपने सल्फसालाजीन देनी है। ठीक है, सलाजोपायरिन के नाम से आती है, 500 मिलीग्राम। ये 2 बार डेली देंगे। उसका ग्रेजुअली हम डोज इंक्रीज़ करेंगे ओवर 1 to 2 वीक्स टू 2 ग्राम ट्वाइस डेली। ठीक है, पहले हम दे रहे थे 500 मिलीग्राम, अब 2 ग्राम जो है ट्वाइस डेली दे देंगे 2 हफ्तों के बाद। मोस्ट पेशेंट जो है 3 हफ्तों में ही इम्प्रूव कर जाते हैं, कुछ को 2-3 महीने भी लग जाते हैं। ठीक है, इसके साथ हम फॉलिक एसिड 1 मिलीग्राम डेली देंगे सारे पेशेंट को जो सल्फसालाजीन लेते हैं। ठीक है, मिससालाजीन जो है एस्कोल 400 मिलीग्राम वाली या 800 मिलीग्राम वाली, ये 3 बार रोज़ाना हम दे सकते हैं उन लोगों को जो सल्फसालाजीन से इनटॉलरेंट है। तो इसमें माइल्ड टू मॉडरेट में भी उनको फिर हमें मिससालाजीन देनी होती है। साइड इफ़ेक्ट इसके ये है, नोशा, वॉमिटिंग, हेडेक, रिवर्सिबल एजोस्पर्मिया, हीमोलाइटिक अनीमिया, एग्रेन्युलोसाइटोसिस। ठीक है, ये इसके सल्फसालाजीन के साइड इफ़ेक्ट। स्टीरॉयड माइल्ड टू मॉडरेट में, अब स्टीरॉयड यानी पेशेंट जो 2-3 हफ्तों के बाद भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है मिससालाजीन थेरेपी से, तो उनको हमें कॉर्टिकोस्टीरॉयड थेरेपी जो है ऐड करनी होती है। ठीक है, हाइड्रोकोर्टिसोन इनेमा पहले ट्राई किए गए, पहले हम जो है ट्राई करेंगे। अगर उससे 2 हफ्तों में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो फिर हमें सिस्टेमिक स्टीरॉयड स्टार्ट करने होते हैं। पहले हम हाइड्रोकोर्टिसोन इनेमा देंगे, फिर सिस्टेमिक कौन से, प्रेडनिसोलोन 20 to 30 मिलीग्राम ट्वाइस डेली 2 हफ्तों तक। फिर उसको टैपर करते हैं, नो डोज नॉट मोर देन 5 मिलीग्राम पर वीक, उससे ज़्यादा ना जाए। ठीक है, उससे ज़्यादा टैपर नहीं करना। थर्ड आता है सिवियर कोलाइटिस हुई है। सिवियर कोलाइटिस में सबसे पहले जनरल मेजर होते हैं कि सारी ओरल इनटेक जो है पेशेंट की, उसको डिसकंटिन्यू करवाना है। अब पेशेंट को हमने टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन पे रखना है। ठीक है, इस अल्सरेटिव कोलाइटिस में, सिवियर कोलाइटिस में हम ओपिएट्स और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स अवॉइड करेंगे। पेशेंट का जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो रीस्टोर करेंगे, उसको फ्लूइड देंगे, ब्लड देंगे अगर नीडेड है। ठीक है, ब्लीडिंग भी तो हो रही थी ना बहुत ज़्यादा। और फ्रीक्वेंट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते रहेंगे टेंडरनेस के लिए और पेरिटोनाइटिस के लिए। हमने प्लेन एक्सरे एब्डोमिन ऑब्टेन करना है ताकि हम कोलोनिक डायलेशन को देखें। इसी तरह सर्जिकल कंसल्ट ऑब्टेन कर लेंगे। स्टूल जो है सेंड करेंगे कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए, ओवा और पैरासाइट्स के लिए। ठीक है, तो ये जनरल मेजर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देनी है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन अब इंजेक्शन की फॉर्म में देंगे, बहुत सीवियर केस है ना, तो सोलोमेड्रोल के नाम से आती है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन ही होती है। 40 to 80 मिलीग्राम रोज़ाना हम कंटिन्यूस इन्फ्यूजन के थ्रू देंगे। या हम हाइड्रोकोर्टिसोन इनेमा जो है 100 मिलीग्राम, वो ओवर 30 मिनट्स देंगे 2 टाइम डेली। 50 to 70% पेशेंट्स को रेमिशन हो जाती है 7 से 10 दिनों में। आफ्टर इम्प्रूवमेंट ओरल फ्लूइड्स स्टार्ट कर देंगे। पहले ओरल बंद था ना, अब ओरल स्टार्ट कर देंगे इम्प्रूवमेंट के बाद। और फिर हमने स्टीरॉइड्स जो है ना ओरली देने होंगे, जैसे प्रेडनिसोलोन। ठीक है, ये हो गई स्टीरॉइड थेरेपी।
इसके अलावा इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी, आईवी में हम साइक्लोस्पोरिन जो है ना वो देंगे, उससे 75% ऑफ पेशेंट को फ़ायदा होता है जिनको सिवियर कोलाइटिस होती है और वो 7 से 10 दिन की स्टीरॉयड वाली थेरेपी को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो फिर हम आईवी साइक्लोस्पोरिन देते हैं, इससे फ़ायदा होता है। अब वो पेशेंट जिनको रिलैप्स फ्रीक्वेंटली होता है आफ्टर द स्टीरॉयड थेरेपी, या ऐसे पेशेंट जिनको स्टीरॉयड मेंटेनेंस में चाहिए होता है हर वक्त एज अ मेंटेनेंस थेरेपी, तो उनको आप एज़ाथायोप्रिन जो इम्यूनोसप्रेसेंट है 1.5 से 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे दोगे एज़ाथायोप्रिन, और इसके मैक्सिमल इफ़ेक्ट आपको 6 से 12 हफ्तों के बाद मिलते हैं। तो इसीलिए स्टीरॉयड जो है तब तक आपने कंटिन्यू रखना है जब तक 6 से 12 हफ्ते नहीं गुजर जाते और एज़ाथायोप्रिन अपना एक्शन नहीं दिखाता, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट इनके इम्यूनोसप्रेसिव के हैं बोन मैरो सप्रेशन, नोज़िया, वॉमिटिंग और पैनक्रियाटाइटिस। लास्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जरी तब इंडिकेट करेंगे जब बहुत सीवियर डिजीज़ है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड 7-10 दिन दिए फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ तो सर्जरी। अगर पेशेंट को टॉक्सिक डायलेशन हो गई है कोलन की जो 48 से 72 घंटों में रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो अब परफोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम सर्जरी करेंगे क्योंकि टॉक्सिक डायलेशन हो गई है। इसके अलावा अगर परफोरेशन ही हो गई तो भी सर्जरी करेंगे। सिवियर हेमरेज हो गया या क्रोनिक इलनेस है जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गई है तो हम सर्जरी करेंगे। प्रोसीजर क्या होता है, हम प्रोक्टोकोलेक्टमी करते हैं, यानी रेक्टम को और कॉलन को दोनों को रिमूव करते हैं, प्रोक्टोकोलेक्टमी विथ इलियोस्टमी, यानी फिर इलियम को बॉडी के सरफेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि रेक्टम तो निकाल लिया तो डायरेक्टली इलियम को ही बॉडी के सरफेस के साथ कनेक्ट कर दिया, इसको कह रहे हैं इलियोस्टमी, प्रोक्टोकोलेक्टमी विथ इलियोस्टमी। अब इसने लास्ट में टॉक्सिक मेगाकोलन को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि टॉक्सिक मेगाकोलन जो है ना अल्सरेटिव कोलाइटिस में ही होता है, लेस देन 2% में, और इसमें होता क्या है, कोलन डायलेट कर जाता है, मोर देन 6 सेंटीमीटर हमें डायलेटेड नज़र आएगा, याद रखिएगा मोर देन 6 सेंटीमीटर, प्लेन एक्स-रे एब्डोमेन मिलेगा डायलेटेड। सारे मेजर्स जो हमने सीवियर कोलाइटिस के एक्सप्लेन किए वो हमने परफॉर्म किए अलोंग विथ नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शन और एंटीबायोटिक्स टू कवर द ग्राम नेगेटिव एंड एरोब्स, ये हमने इसमें परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। देन थेरेपी टू प्रिवेंट रिलैप्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपने कैसे रिलैप्स से प्रिवेंट करना है, क्रोनिक मेंटेनेंस थेरेपी आप परफॉर्म करोगे विथ सल्फसालाजीन, ठीक है, इससे आपने मेंटेनेंस थेरेपी देनी है, 1 से 1.5 ग्राम दो बार रोज़ाना आप सल्फसालाजीन दोगे, या मीसालाजीन 800 मिलीग्राम 3 बार रोज़ाना दोगे ताकि रिलैप्स रिड्यूस हो इन लेस देन 33%। दूसरा थेरेपी एज़ाथायोप्रिन से भी ट्राई की गई है पेशेंट में जो सल्फसालाजीन को रिस्पॉन्ड नहीं करते या मिसालाजीन को, तो हम एज़ाथायोप्रिन देते हैं, या जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड को रिस्पॉन्स नहीं करते या वो जो क्रोनिक स्टेरॉइड जिनकी नीड है तो उनमें फिर हम एज़ाथायोप्रिन एज अ थेरेपी देते हैं टू प्रिवेंट रिलैप्स, ठीक है। सर्जिकल रिसेक्शन को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट में ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें वो कंडीशंस हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोहन डिजीज़ को मिमिक करती हैं, ठीक है। कुछ इन्फेक्टिव हैं, कुछ नॉन इन्फेक्टिव डिजीज़ हैं जो ऐसा लगता है अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोहन डिजीज़ है। बैक्टीरियल कौन सी वो डिजीज़ हैं, सैल्मोनेला, शिगेला, कैम्पाइलोबैक्टर जेजिनाई, इंटेरोपैक्टिक ई कोलाई, गोनोकोकल प्रोक्टाइटिस, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है, इनमें ऐसा लगता है। वायरल में हर्पीस सिम्प्लेक्स कोलाइटिस, क्लेमाइडा प्रोक्टाइटिस, ये भी मिमिक करेंगी अल्सरेटिव या क्रोहन डिजीज़ को। प्रोटोजोअल में अमीबियासिस। अब नॉन इन्फेक्टिव में वास्कुलर कॉजेज़ हैं जैसे इस्कीमिक कोलाइटिस, रेडिएशन प्रोक्टाइटिस। ड्रग्स में एनसेड्स, नियोप्लास्टिक में कॉलन कार्सिनोमा, इडियोपैथिक में बेसेट सिंड्रोम डिजीज़ और अदर्स में डायवर्टिक्युलाइटिस, ये सारी जो है मिमिक करती हैं अल्सरेटिव या क्रोहन। लास्ट में ये टेबल बना हुआ है जिसमें कंपैरिजन है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन का इन द क्रोहन डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, दोनों इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हैं तो उनका कंपैरिजन है। सबसे पहले ऑर्गन आई देखें, आइज़ में जो यूवियाइटिस, एपिस्क्लेराइटिस और कंजक्टिवाइटिस होता है ये 5 to 8% अल्सरेटिव कोलाइटिस है लेकिन 3 to 10% क्रोहन डिजीज़ में है, ठीक है, तकरीबन सेम ही है। किडनी में जो स्टोन्स बन रहे हैं वो ज़्यादातर क्रोहन डिजीज़ में बन रहे हैं 30%। गाल ब्लेडर में स्टोन्स भी क्रोहन में ज़्यादा हो रहे हैं 30%, 5% है अल्सरेटिव कोलाइटिस। लिवर में जो है स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस
अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा है 3 to 10%, लेस देन 1 है क्रोहन में। फैटी चेंज दोनों में ही कॉमन होता है लिवर में, और लिवर में क्रोनिक हेपेटाइटिस दोनों में नहीं होती, सिरोसिस भी दोनों में नहीं होती। स्किन कंपेयर करें, हमने कहा था एरिथेमा नोडोसम होता है जो क्रोहन में ज़्यादा है 5 to 20, अल्सरेटिव इज़ 2%। पायोडर्मा गैंग्रीनोसम ये भी अल्सरेटिव में 1 to 2%, क्रोहन 1%। जॉइंट्स में एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस तकरीबन दोनों में ही हो रही है 2 to 6 क्रोहन, 1 to 2 अल्सरेटिव। मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस 14% क्रोहन, 10 to 15% अल्सरेटिव कोलाइटिस। सैक्रोइलियाइटिस भी लेस देन 15 है क्रोहन में, अल्सरेटिव में 12 to 15%। लास्ट में ये एक इमेज बनी हुई है जिसमें डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इन द इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। तो हमने कहा था क्रोहन डिजीज़ स्पेशली सर क्रोहन कोलाइटिस दिखाई गई है, तो उसमें स्किप लीजन्स होती हैं, कहीं है कहीं नहीं, पैची इन्फ्लामेशन हो रही है, ठीक है। टर्मिनल इलियम को ये इन्वॉल्व कर रहा है, स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, ठीक है। ये क्रोहन कोलाइटिस है और ये क्रोहन डिजीज़ माउथ टू एनस किसी भी रीजन को इन्वॉल्व कर सकती है। लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये सिर्फ कॉलन में होती है, देखिए सिर्फ इन्फ्लामेशन कॉलन में ही है, और इसने रेक्टम को, सिग्मोइड को, असेंडिंग और थोड़ा बहुत ट्रांसवर्स कॉलन को भी इन्वॉल्व किया है। कॉमनली जो अल्सरेटिव कोलाइटिस जिस रीजन को इन्वॉल्व करती है, जो हमने पढ़ा था 50%, वो रेक्टोसिग्मोइड रीजन को, तो उसको हम कहते हैं प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस, ठीक है। दैट्स इट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ इरफान मसूद से, सॉरी इनाम दानिश से। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, क्रोहन डिजीज़ भी हमने की, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब जो है हम क्विकली इसको रिवाइज़ करेंगे। अच्छा जी, अब हम ये क्विकली टॉपिक रिवाइज़ करेंगे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ इरफान मसूद शॉर्ट बुक से। इसमें सबसे पहले बताया गया कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जो है ये एक सेट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं जो रिज़ल्ट करती हैं जब इनएप्रोप्रिएट और परसिस्टेंटली जो है म्यूकोजल इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन हुई हुई है। इनअप्रोप्रिएट और परसिस्टेंटली हमारा जो म्यूकोजल इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेटेड है, जिसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हो रही हैं, ठीक है। ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जो हैं उनमें क्रोहन डिजीज़ भी आ जाती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस। सबसे पहले इसको कंपेयर किया इसने टेबल फॉर्म में। डेफिनेशन देखें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, ये क्रोनिक रिलैप्सिंग अल्सरो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, और मोस्ट कॉमन जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, ठीक है। रिलैप्सिंग है, अल्सरो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। क्रोहन डिजीज़ जो है ना, ग्रैन्युलोमेटस लफ्ज़ याद रखिए, क्रोनिक ग्रैन्युलोमेटस अल्सरो कॉन्स्ट्रिक्टिव डिजीज़ है, ठीक है। इसमें ग्रैन्युलोमास बनते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्फ्लामेशन हो रही है जिसकी वजह से फिर सुपरेटिव पस वाली अल्सरेशन हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कॉलन की, और यहाँ क्रोहन डिजीज़ में जो है ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। अब एपिडेमियोलॉजी को पहले कंपेयर करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोई भी सेक्स प्रेडाइलेक्शन नहीं है, और इसमें स्मोकिंग का प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। पीक इसकी अकरेंस 20 to 30 ईयर्स में होती है, यूजुअली यंग एडल्ट को ये अफेक्ट करती है। क्रोहन डिजीज़ फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, जो हो रही थी। इसके स्मोकिंग के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, ठीक है, स्मोकिंग से ज़्यादा इसका रिस्क फैक्टर है, और इसमें बाय मॉडल एज डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, यानी क्रोहन डिजीज़ जो है पहले पीक एज इसकी 10 to 30 ईयर्स में है, दूसरा इसका सेकंड पीक होता है 50 to 70 ईयर्स की एज में, ठीक है। और ये जो क्रोहन डिजीज़ है याद रखिए यंग एडल्ट्स को ये भी अफेक्ट करती है। तो जेनेटिक्स अगर हम कंपेयर करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस एक कॉम्प्लेक्स मल्टीजेनिक ट्रेट रखती है और ये मेंडेलियन फैशन में इनहेरिट नहीं होती, जबकि क्रोहन डिजीज़ जो है कॉम्प्लेक्स मल्टीजेनिक ट्रेट रखती है और ये भी मेंडेलियन फैशन में इनहेरिट नहीं होती। इसकी HLA जो है DR2 एसोसिएशन है, और क्रोहन डिजीज़ में HLA DR1 NOD2 म्यूटेशंस जो हैं इन्वॉल्व होती हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव T हेल्पर 2 सबसेट जो होता है हेल्पर T सेल्स का, उनकी एक्टिवेशन होती है। क्रोहन डिजीज़ में जो है T हेल्पर 1 सबसेट ऑफ द हेल्पर T सेल्स एक्टिवेट होंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमने एंटीबॉडीज़ देखी थी कि जो है अल्सरेटिव में PN का ज़्यादा थी, क्रोहन में S का ज़्यादा थी, ठीक है। तो यही बात कर रहा है कि पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी यानी PN का इसमें 75% है, जबकि इसमें S का एंटी सैक्रोमाइसिस सिरविज़ी एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, ठीक है।
और क्रोहन डिजीज़ में एंटी सैक्रोमाइसिस सेरेविजी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, जबकि पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी PN का इसमें सिर्फ 11% है। तो क्रोहन में S का ज़्यादा हुई, अल्सरेटिव में PN का ज़्यादा हुई, ये हमें मिलेंगी, तो हम डायग्नोसिस में हमें हेल्प करेंगी। लोकेशन को कंपेयर करें, अल्सरेटिव कोलाइटिस ज़्यादातर मोस्ट कॉमन रेक्टम में होता है, ठीक है। क्रोहन डिजीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। वैसे तो ये पूरे माउथ टू एनस किसी भी GIT के रीजन को इन्वॉल्व करेगी, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ कॉलन में होता है। कॉलन में भी साइड कॉमन रेक्टम है, और मैंने आपको बताया रेक्टोसिग्मोइड जो है सिग्मोइडाइटिस होता है, प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस सिग्मोइड को भी करेगी। और क्रोहन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर जो टर्मिनल इलियम होता है उसमें 40% है, इलियम और कॉलन दोनों साथ होंगे 30%, अकेला कॉलन 30%, ठीक है। ज़्यादातर टर्मिनल इलियम हो रहा है 40%, और बाकी एरियाज GIT के माउथ टू एनस इन्वॉल्व होंगे। इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादातर रेक्टम इन्वॉल्व हो रहा है। ये ऊपर प्रॉक्सिमली जो है रेट्रोग्रेड फैशन में एक्सटेंड करेगी और इंटायर कॉलन को जो है इन्वॉल्व करेगी, और ये किसी भी और एरिया ऑफ GIT को ये इन्वॉल्व नहीं करेगी। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस के ग्रॉस फीचर अगर हम देखें तो इसमें सूडो पॉलिप्स बनते हैं। मैंने आपको बताया ना, इसमें जो डीप अल्सर बन रहा था तो उसके साथ वाला जो म्यूकोजा होगा अल्सर है, फिर जो म्यूकोजा है फिर अल्सर है, तो बीच में जो रीजन है वो हमें सूडो पॉलिप की तरह दिखेगा, जबकि क्रोहन डिजीज़ में वो हमें कोबल स्टोन अपीयरेंस दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ सूडो पॉलिप होते हैं, और इसमें फ्राइएबल एरिया होता है, ब्लडी रेजिडुअल म्यूकोजा होगा, इसमें बहुत ज़्यादा मैसिव हेमरेज होती है, जबकि क्रोहन में नहीं हो रही थी। अल्सरेटिव में एक्सटेंसिव ब्रॉड बेस्ड अल्सर बनेंगे, जिनकी बेस ब्रॉड होगी, और बैक वाश इलियाइटिस होता है, यानी इतनी ज़्यादा ये असेंडिंग इसमें डिजीज़ होती जाती है कि ये पीछे की तरफ जाएगी, बैकवर्ड स्प्रेड करेगी और जाके इलियम को भी इन्वॉल्व कर देगी। कॉलन से फिर इलियम इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इलियोसिकल वाल्व इनकॉम्पिटेंस हो जाता है। इसमें हमें कोई भी स्किप लेजन नहीं मिलती, यानी म्यूकोजा का जो डैमेज है वो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूसली म्यूकोजल डैमेज होता है, जबकि क्रोहन में हमें पैची लेजन मिल रही थी, स्किप लेजन्स, ठीक है। क्रोहन के फीचर क्या है, इसमें पेशेंट को अर्ली साइन है कि उसको एपिथस अल्सर्स होंगे माउथ में, ठीक है, मुंह में छाले, और थिक बॉवल वॉल होगी, नैरो लुमन हो जाएगा, फिशर्स हमें मिलेंगे। याद रखिएगा इसमें सर्पेंटाइन लीनियर अल्सरेशन होती है। क्रीपिंग फैट, यानी बॉवल जो सरफेस है ना वो मेजेंट्रिक फैट से रैप्ड होगा। स्किप लेजन इसमें बनती है क्योंकि डिसकंटिन्यूस स्प्रेड होता है, एक जगह पे लेजन है, फिर पैची एरिया है वो, फिर जो है फ्री है डिजीज़ फ्री एरिया, फिर यहाँ पे लेजन है, इस तरह स्किप लेजन्स बनेंगी। माइक्रोस्कोपी कंपेयर करें, अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो इन्फ्लामेशन है वो याद रखिए म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक ही लिमिटेड होती है, लेकिन क्रोहन डिजीज़ में ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन हो रही है, यानी ये सारी लेयर्स को अफेक्ट करेगा। वैसे ये डेंजरस है अल्सरेटिव कोलाइटिस, मैसिव ब्लीडिंग भी इसमें हो रही है, लेकिन ट्रांसम्यूरल जो इन्फ्लामेशन हो रही है, सारी लेयर्स अफेक्ट हो रही है, वो क्रोहन में हो रही है, ठीक है। अल्सरेटिव में हमें कोई ग्रेनुलोमा नहीं मिलता, लेकिन क्रोहन है ही ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन, इसमें हमें नॉन कैजेटिव ग्रेनुलोमास मिलेंगे। क्रिप्ट एप्सिस कंटेनिंग न्यूट्रोफिल्स, यानी इसमें पेशेंट को क्रिप्ट्स में एप्सिस होगी और उस एप्सिस में न्यूट्रोफिल्स होंगे, ठीक है, जबकि क्रोहन डिजीज़ में लिम्फोइड एग्रीगेट्स मिलेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिस्प्लेजिया या कैंसर जो है हो सकता है पेशेंट को, क्रोहन डिजीज़ में डिस्प्लेजिया या कैंसर लेस लाइकली होता है। फिर रेडियोग्राफी कंपेयर करें, अल्सरेटिव कोलाइटिस में आगे जाके इतना सिवियर जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है वो कॉलन बहुत ज़्यादा डायलेटेड हो जाता है और बिल्कुल इम्परमिएबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक सख्त किस्म के पाइप की तरह बन जाता है, ठीक है, लेड पाइप अपीयरेंस उसको कहते हैं, जिसमें हॉस्ट्रेशंस भी उसकी लॉस हो जाएंगी जो कॉलन में नॉर्मली होती हैं। तो रेडियोग्राफी में हमें लेड पाइप अपीयरेंस मिलेगी, जबकि क्रोहन में हमें स्ट्रिंग साइन मिलता है टर्मिनल इलियम में, क्योंकि उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, स्कार बनता है, तो इस तरह स्ट्रिंग साइन जो है ना ल्यूमिनल नैरोइंग की वजह से हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों इन डिजीज़ का मेजर डिफरेंस था। अब उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स और मैनेजमेंट है अल्सरेटिव कोलाइटिस की। सबसे पहले क्लिनिकल फ़ीचर देखें, बार बार रिकरेंट लेफ़्ट साइडेड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो रही है, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस पढ़ रहे हैं जो ज़्यादा डेंजरस है। बार बार लेफ़्ट साइड पर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी और पेशेंट को ब्लडी डायरिया होगा। क्रोहन में ब्लडी डायरिया नहीं होता, इसमें ब्लडी डायरिया होता है विथ म्यूकस। इसमें जो अटैक होंगे वो पीरियड ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस की वजह से प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन हमने इनाम दानिश में पढ़ी, टॉक्सिक मेगाकोलन हो जाता है, इसमें हाइपोटोनिक और डिस्टेंडेड बॉवल होता है ना उस वजह से।
और एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कॉलन, ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है, आगे जाके कार्सिनोमा करवाएगा। एक्स्ट्रा कोलोनिक मैनिफेस्टेशन बहुत सारी, हमने नाम दानिश में पूरा टेबल पढ़ा था। तो वही प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशन, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, पायोडर्मा गैंग्रीनोजम, एरिथमा नोडोजम, यूवीआइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स। ठीक है, अब आप क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाओगे इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में? आपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए सीबीसी करवाई, ईएसआर आपको रेज्ड मिलेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन इन्फ्लेमेशन है ना, पीएन का आपको पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर पीएन का है, क्रोहन में एस का। स्टूल कल्चर करोगे क्योंकि आपने इन्फेक्टिव कॉज ऑफ कोलाइटिस को रूल आउट करना है, क्योंकि डायरिया भी हो रहा है तो आप ओवा, एग्स, इनको जार्डिया, इनको रूल आउट करोगे। प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे करवाओगे तो अल्सरेटिव में आपको लेड पाइप अपीयरेंस मिलती है क्योंकि हॉस्ट्रेशंस लॉस हो गई हैं। कोलोनोस्कोपी करवाओगे तो उससे डिजीज़ की एक्टिविटी और एक्सटेंट पता चलेगा। कोलोनोस्कोपी आपने जो है ना अक्यूट सिवियर अटैक में कभी भी परफॉर्म नहीं करनी, क्योंकि उससे परफोरेशन हो सकती है। सारी वही बातें रिपीट हो रही हैं, रिवाइज हो रही हैं। ठीक है, ट्रीट आप कैसे करोगे अल्सरेटिव कोलाइटिस को? अगर एक्टिव प्रोक्टाइटिस है, अक्यूट अटैक हुआ है और वो सिर्फ रेक्टम को इन्वॉल्व कर रहा है, तो आप ओरल अमीनो सैलिसाइलेट्स प्लस लोकल रेक्टल स्टीरॉयड प्रिपरेशन दोगे टॉपिकली। ठीक है, लोकल। अगर लेफ़्ट साइड की प्रोक्टोलाइटिस हुई है, प्रोक्टोकोलाइटिस, तो यानी रेक्टम को और लेफ़्ट साइड के कोलन को इन्वॉल्व कर रही है, दोनों चीज़ों को, तो उसमें भी अगर माइल्ड केस है तो ओरल अमीनो सैलिसाइलेट्स के साथ लोकल रेक्टल स्टीरॉयड ही देंगे। लेकिन मॉडरेट टू सिवियर है तो ओरल अमीनो सैलिसाइलेट्स के साथ ओरली अब स्टीरॉयड देंगे। पहले लोकल दे रहे थे, अब इसमें ओरल देंगे खाने के लिए, लाइक प्रेडनिसोलोन। ठीक है, अब फल्मिनेंट अगर अक्यूट सिवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस का केस हुआ है, जो कि एक इमरजेंसी होती है, ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले आईवी फ्लूइड देना है पेशेंट को। अगर उसका हीमोग्लोबिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया, तो ट्रांसफ्यूज़ करेंगे ब्लड। आईवी स्टीरॉयड देंगे, आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन 60 मिलीग्राम डेली। एंटीबायोटिक्स जो इन्फेक्शन को प्रूव करेंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे। और वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए हम प्रोफाइलेक्टिकली सबकुटेनियस हेपेरिन देंगे। ठीक है, क्योंकि डीवीटीबी इसमें कॉम्प्लिकेशन है। इन्फ्लिक्सिमाब जो है एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंटीबॉडी, ये 5 मिलीग्राम पर केजी आप स्टेबल पेशेंट में देते हो जो कि 3 से 5 दिन स्टेरॉयड देने के बावजूद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो आप इन्फ्लिक्सिमाब कंसीडर करोगे। लास्ट हमारा इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में सर्जरी होता है जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए, या 3 दिनों के बाद, अक्यूट अटैक के 3 दिनों के बाद आप सर्जरी करोगे। या क्रोनिक केस है, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, क्रोनिक केस आपके पास आया है, तो आपने सर्जरी करनी होती है। या अक्यूट अटैक को अगर 3 दिन हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह अगर टॉक्सिक मेगा कोलन हुआ, एक्सरे पे आपको 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा कॉलन डायलेटेड मिल रहा है, स्पेशली ट्रांसवर्स कॉलन, तो आप सर्जरी करोगे। हेमरेज में, परफोरेशन में, कैंसर का रिस्क है, स्टीरॉयड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, डेली खाना पड़ रहा है पेशेंट को, तो आपने सर्जरी करनी है परफॉर्म अल्सरेटिव कोलाइटिस में। उसके बाद इसने क्रोहन डिजीज़ के क्लिनिकल फीचर्स को और उसकी मैनेजमेंट को डिस्कस किया है कि क्रोहन डिजीज़ में जो क्लिनिकल फीचर है उसमें बार बार रिकरेंट राइट लोअर क्वाड्रेंट कोली की पेन होगा विथ डायरिया। अल्सरेटिव कोलाइटिस में लेफ़्ट क्वाड्रेंट में पेन हो रहा था और वो क्रैम्पिंग पेन था, यहाँ पे राइट में, लेकिन कोली की पेन है वो विथ ब्लडी डायरिया था, यहाँ सिर्फ डायरिया होगा क्रोहन में। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब क्रोहन के जो अटैक है वो फिज़िकल या इमोशनल स्ट्रेस से ये भी प्रेसिपिटेट होंगे, इसमें सिर्फ जो है ब्लीडिंग कॉलन या एनल अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो होगी, वरना इसमें मैसिव ब्लीडिंग नहीं होती। इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पेरी एनल डिजीज़ हो जाती है, एनल फिशर, एनल फिस्टुला, एनोरेक्टल एब्सेस। फिस्टुला फॉर्मेशन इसमें होती है फाइब्रोजिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से, और इसमें कैल्शियम ऑक्सैलेट रीनल कैल्कुलाई बन जाते हैं। क्रोहन डिजीज़ में स्टिटोरिया होता है क्योंकि बाइल एसिड की मेल एब्सॉर्प्शन हो रही है। पर्निशियस एनीमिया होगा B12 की मेल एब्सॉर्प्शन की वजह से। प्रोटीन लूजिंग एंड एंटेरोपैथी ड्यू टू मार्क्ड लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन तकरीबन सेम है। CBC में अनीमिया, ESR, CRP रेज्ड होगा और इसमें S का ज़्यादा पॉजिटिव मिलेंगी। ठीक है, एंटीबॉडीज़। बैरियम फॉलो थ्रू करेंगे, कंट्रास्ट CT करेंगे एब्डोमेन का, कोलोनोस्कोपी करेंगे अगर कॉलन की इन्वॉल्वमेंट सस्पेक्टेड है, एंडो एनल अल्ट्रासाउंड या MRI पेरी एनल डिजीज़ को, इसको रूल आउट करेंगे, उसके लिए एंडो एनल अल्ट्रासाउंड एंड MRI। क्रोहन डिजीज़ का ट्रीटमेंट है कि इसमें भी अगर अक्यूट एक्सासर्बेशन हुई है
तो आपने एंटीबायोटिक जैसे फ्लोरोक्विनोलोन या मेट्रोनिडाजोल जो है बेस्ट आप पेरी एनल डिजीज़ के लिए दोगे, क्योंकि इसकी एनाएरोब कवरेज भी होती है। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट या सिवियर है तो उन सब में हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं। बहुत सिवियर डिजीज़ है, स्टेरॉइड से भी रिस्पॉन्स नहीं शो कर रही है, तो आप इन्फ्लिक्सिमाब दो या साइक्लोस्पोरिन ए। सर्जरी तब करेंगे जब मेडिकल थेरेपी फेल हो गई विद अक्यूट या क्रोनिक सिम्टम, या कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं जैसे ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन, फिस्टुला, तो सर्जरी करेंगे। या फिर अगर पेशेंट जो है बच्चा है और वो फेलियर है टू ग्रो डिस्पाइट द ट्रीटमेंट, वो बढ़ नहीं रहा, ग्रोथ रिटार्डेशन है, तो हम सर्जरी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हुए दोनों के अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज़ की मैनेजमेंट और क्लिनिकल फीचर्स। थर्ड, अब इसने जो है क्रोनिक मेंटेनेंस डिस्कस की है ऑफ रेमिशन इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोहन डिजीज़। दोनों में अगर रेमिशन हो रही है तो आप उसको कैसे मेंटेन करोगे। जो ज़्यादा सिवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें आपने एसाकोल यानी मिससालामीन यूज़ करनी है। ठीक है, ये एसाकोल जो कि एक्चुअली मिससालामीन ही है, ये हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है देते हैं क्रोनिक मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पे रेमिशंस के लिए। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। जबकि मिससालाजीन वो मिससालामीन थी, ये मिससालाजीन है जो पेंटासा के नाम से आती है, ये हम क्रोहन डिजीज़ में देंगे। ठीक है, रेमिशंस रिलैप्स के लिए, सॉरी रेमिशंस के लिए। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस रेक्टम तक सिर्फ जो है लिमिटेड है तो उसमें ये भी मिससालाजीन ही है, रोवासा के नाम से आती है, ये हम देंगे। ठीक है, यानी मिससालाजीन हम जो है उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी दे रहे हैं। अगर वो रेक्टम तक ही कन्फाइंड है तो उसमें ये हम मिससालाजीन भी दे सकते हैं, रोवासा। इसके अलावा एज़ाथायोप्रीन, 6 मरकेप्टोप्यूरिन और एज़ाथायोप्रीन, ये हम देंगे जब हमने पेशेंट के स्टेरॉइड बंद करवाने हैं, वीन ऑफ करवाने हैं, तो उसमें फिर हम ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं। पेरी एनल अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई जैसे फिशर वगैरह बनते हैं या एनल फिस्टुला, एनोरेक्टल एब्सेस क्रोहन डिजीज़ में हो रहे थे, तो पेरी एनल क्रोहन डिजीज़ को आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल दे के ट्रीट करोगे। इन्फ्लिक्सिमाब, एडालीमुमाब ये बेस्ट है फॉर इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला अगर बना है। ठीक है, तो उसमें इम्यूनोसप्रेसेंट ये देंगे। सर्जरी अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्यूरेटिव है, हम टोटल कोलेक्टमी कर देते हैं, निकाल देते हैं वो कॉलन। क्रोहन डिजीज़ जो माउथ टू एनस हो रही है इसमें सर्जरी क्यूरेटिव नहीं है, ये सिर्फ अगर कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं तो उसमें फ़ायदा देगी, उसके लिए हम सिर्फ करेंगे क्रोहन डिजीज़ में सर्जरी। क्लिनिकल पहले इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और कॉलन कैंसर, ये दोनों जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज़, इनसे कॉलन कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है, स्पेशली अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो इसीलिए आपने स्क्रीनिंग करवानी होती है विथ कोलोनोस्कोपी, पेशेंट जो है करवाता रहेगा स्क्रीनिंग हर 8 से 10 सालों के बाद। जब उसकी कॉलोनिक इम्प्रूवमेंट हो गई है उसके बावजूद उसने हर 8-10 साल बाद करवानी है स्क्रीनिंग। तो कोलोनोस्कोपी जो है वैसे हर 1 से 2 साल बाद करवानी होती है, लेकिन अगर उसके कॉलन की इम्प्रूवमेंट हो गई है तो वो 8 से 10 साल बाद करवाएगा। ठीक है, वरना वैसे हर 1 से 2 साल बाद। इसके अलावा इसने कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स एक्सप्लेन किए हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में, स्टेप वाइज उसने बताया है। नंबर 1 अमीनोसैलिसाइलेट्स, इसमें हमारी आती है यही ड्रग्स जो मैंने आपको अभी रेमिशन में बताई, मिससालाजीन और सल्फसालाजीन। ठीक है, ये अमीनोसैलिसाइलेट होते हैं ना, ये हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में दे रहे हैं, लेकिन ये क्रोहन डिजीज़ में इतनी वैल्यू की नहीं है। ये हम अक्यूट फ्लेयर्स के दौरान भी दे रहे हैं और जिस तरह मैंने आपको बताया मेंटेनेंस ऑफ रेमिशन में, दोनों में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी के दौरान भी सेफ़ होती हैं अमीनोसैलिसाइलेट। इनके सल्फसालाजीन का साइड इफ़ेक्ट है हेडेक, डायरिया, नेफ्राइटिस, हीमोलाइसिस, न्यूट्रोपीनिया, रिवर्सिबल इनफर्टिलिटी इन मेल यानी रिवर्सिबल एजोस्पर्मिया करवाती हैं। स्टेप 2 हम देते हैं स्टीरॉयड। स्टीरॉयड में प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ब्यूटिसोनाइड ये आ जाते हैं। इनका इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है ना, एंटी इन्फ्लामेटरी, तो हम क्रोहन और अल्सरेटिव दोनों में दे सकते हैं। और ये सिर्फ जो अक्यूट फ्लेयर है डिजीज़ का तब हम देते हैं, यानी इनका मेंटेनेंस या रेमिशन में स्टीरॉयड्स का कोई रोल नहीं होता। आईवी में भी देते हैं, ओरल टॉपिकल भी दिए जाते हैं। थर्ड हमने इम्यूनोमॉड्यूलेटर देखे लाइक एज़ाथायोप्रीन, ये इम्यून मॉड्यूलेशन कैसे करवा रही है, टी सेल की अपोप्टोसिस करवा देती है। ये एज़ाथायोप्रीन प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है। फ्लू लाइक सिम्टम इनका साइड इफ़ेक्ट है विथ माइल्जिया, ल्यूकोपीनिया, पैनक्रियाटाइटिस और लिम्फोमा का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर
जिसमें आती है हमारी एग्जांपल इनफ्लिक्सिमाब और अडालीमुमाब। तो ये भी इन्फ्लामेशन को ही सप्रेस करती हैं। ये एक्चुअली इन्फ्लामेटरी जो सेल्स हैं ना उनकी ही अपोप्टोसिस करवा देती हैं। तो ये इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला जो स्पेशली क्रोहन डिजीज़ में बन रहा था, पेरिएनल डिजीज़ में, तो उसके लिए ये बेस्ट होती हैं ये ड्रग्स। ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स ये आर्थरेल्जिया करवाती हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है मल्टीपल इन्फ्यूजन के बाद, टीबी के रीएक्टिवेशन हो सकती है इससे टीबी की। ठीक है, इनका साइड इफ़ेक्ट है। और ये इन्फेक्शंस और मेलिग्नेंसी करवाती हैं। ठीक है। स्टेप 4 होता है क्लिनिकल ट्रायल एजेंट्स। जैसे क्रोहन डिजीज़ में अभी तक जो क्लिनिकल ट्रायल पर है वो थैलिडोमाइड और इंटरल्यूकिन 11। अल्सरेटिव कोलाइटिस में निकोटीन पैच और ब्यूटायरेट इनेमा जो है अभी तक क्लिनिकल ट्रायल एजेंट्स हैं। दैट्स इट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है डायरिया।